स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मेरा एग्ज़ाम था, इस वजह से कुछ दिन मैंने 1 महीना तकरीबन कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो हम दोबारा अपने रूटीन पे आते हैं। हमारे पास एक सिनेरियो है गायनिकोलॉजी से। एक 45 ईयर ओल्ड लेडी who is para 8 presented to the OPD with the complaint of regular painful heavy menstrual bleeding for 1 year. On examination, the patient is paler. On bimanual examination, uterus is bulky but fornices are clear. So what are the differential diagnosis of this scenario? How will you investigate and how will you treat the patient? As the patient is a multi-para, she had several pregnancies and there is heavy menstrual bleeding, but it is painful, and the age is about 45 and the uterus is bulky. So जो हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें टॉप पे हमारे पास एडिनोमायोसिस आएगा, उसके बाद फाइब्राइड। वैसे हमारे पास जो कॉमन एब्डोमिनल यूट्राइन मास है वो फाइब्राइड है, लेकिन फाइब्राइड में हमारे पास हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसके साथ पेन इतना कॉमन नहीं होता। पेन तब होता है जब हमारे पास टॉर्जन हो जाए या फिर डिजेनरेशन हो जाए, तो पेशेंट एक्यूट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो पेन 1 साल से है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी 1 साल से है, और अगर हम यूट्रस को पाल्पेट करें तो वो बल्कि है, फोरनेसिस क्लियर है। यूजुअली हमारे पास फाइब्राइड में यूजुअली मल्टीपल होते हैं, सिंगल बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, और मल्टीपल फाइब्राइड में यूट्रस नोड्यूलर होता है, यूनिफॉर्मली इनलार्ज नहीं होता। जबकि यहाँ पे बल्कि दिया हुआ है, मतलब फोरनेसिस क्लियर है, मतलब यूनिफॉर्मली इनलार्ज है, क्योंकि फोरनेसिस क्लियर है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो फाइब्राइड है ये लो पेरिटी वोमेन में या फिर अनमेरिड वोमेन में ज़्यादा कॉमन है। जिन वोमेन में पेरिटी कम है उनमें ज़्यादा कॉमन है, जबकि एडिनोमायोसिस जो है वो अच्छा, ये हमारे पास हम फाइब्राइड जो है हम जानते हैं ना कि इसकी इटियोलॉजी में एस्ट्रोजन का बेसिक रोल है। तो हमारे पास जो लो पेरिटी वोमेन है या अनमेरिड वोमेन है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा होते हैं एज कम, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं होती तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ब्रेक नहीं होता, पीरियड ज़्यादा आते रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास फाइब्राइड के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जबकि यहाँ पे पेशेंट पेरा एड है और मतलब पेरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने फाइब्राइड को रूल आउट कर लिया। हमारा जो मेन डायग्नोसिस है टॉप मोस्ट वो एडिनोमायोसिस है। इसके अलावा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो एडिनोमायोसिस, फाइब्राइड, इंट्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। चूंकि यहाँ पे हमारे पास पेलर दिया गया है, इसका मतलब पेशेंट एनीमिक है और एज भी प्री मेनोपॉजल है, तो हमारे पास इंट्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और इंट्रोमेट्रियल कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में भी इस तरह होता है, लेकिन उसमें यूट्रस बल्कि नहीं होगा। इसके बाद अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी IUCD की बात कर ले तो उसमें भी हो सकता है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, लेकिन उसमें यूट्रस बल्कि नहीं होता। तो इन दोनों को तो हम IUCD को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ओवेरियन ट्यूमर में भी हमारे पास अगर मिट्स हो यूट्रस में तो फिर हमारे पास वहाँ पे बल्कि यूट्रस होगा, लेकिन फोरनेसिस उसमें क्लियर नहीं होगी। फोरनेसिस हमारे पास एंडोमेट्रियल पॉलिप में भी होता है। अब इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, ताकि हमारे पास जो पेलर है, एनीमिक है पेशेंट, तो हम रूल आउट करें कि हमारे पास HB कितना है, यानी डिग्री ऑफ पेलर को रूल आउट करने के लिए हम CBC करेंगे। फिर हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसमें हम ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांस वेजाइनल दोनों कर सकते हैं। अगर हमारे पास फाइब्राइड प्रेजेंट है या फिर अगर हमारे पास एडिनोमायोसिस है या फिर एंडोमेट्रियल की थिकनेस ज़्यादा है यानी हाइपरप्लेजिया है या फिर कोई ओवेरियन मास है, तो इस केसेस में हम अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि हम खास को रूल आउट कर ले। टिवटीज़ करेंगे हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करने के लिए। हिस्टोरिस्कोपी करेंगे अगर हमारे पास पॉलिप सस्पेक्टेड हो या फिर फाइब्राइड सस्पेक्ट हो, तो उसके लिए हम हिस्टोरिस्कोपी भी कर सकते हैं। बायोप्सी करेंगे क्योंकि पेशेंट की एज 40-45 से ज़्यादा है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। पेप्समेयर करेंगे सर्वाइकल पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए। कभी कभी सर्वाइकल कार्सिनोमा के मिट्स भी जाते हैं यूट्रस में, लेकिन इस केस में हम इतना ज़्यादा नहीं
नहीं करेंगे क्योंकि एज इतना ज़्यादा भी नहीं है। और फिर अगर हमारे पास अल्ट्रासोनिक फाइंडिंग ना आए, इनकन्क्लूसिव हो, तो फिर हम MRI कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम हार्मोन्स देंगे क्योंकि हमारे पास साइकिल इरेगुलर है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी COCPs देंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल को, तो फिर हम प्रोजेस्टेरॉन देंगे, जिसमें ओरल प्रोजेस्टेरॉन में हम मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इंजेक्शन दे सकते हैं, ओरल में मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। और इसके अलावा हम IUCD भी, अगर पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव भी चाहिए चूँकि वो ऑलरेडी मल्टीपेरा है और इसके साथ ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करना चाहती है, तो फिर हम माइलिना भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लीडिंग और पेन को कम करने के लिए ट्रांसएमिक एसिड और NSAID, ये दोनों जो है पेन को भी कम करता है और ब्लीडिंग को। एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम आयरन सप्लीमेंटेशन करेंगे। और फाइब्राइड अगर हो तो हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देंगे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट पहले है तो हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और FSH LH के लेवल को तो इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन बाद में रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन करते हैं और एस्ट्रोजन और सारे हार्मोन को डिक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे पास फाइब्राइड है तो उसकी साइज़ में मज़ीद इजाफा नहीं होता। इसके अलावा अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आए तो हमारे पास अगर सिंगल फाइब्राइड है और पेशेंट अपने यूट्रस को कंजर्व करना चाहते हैं तो हम मायोमेक्टमी कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल लार्ज फाइब्राइड है और पेशेंट जो है या फिर एडिनोमायोसिस है और फर्टिलिटी को पेशेंट फर्टिलिटी की डिज़ायर फर्टिलिटी नहीं चाहती, जैसे कि भी वो ऑलरेडी उसकी पेरिटी ज़्यादा है, तो फिर हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास हाइपरप्लेजिया है तो फिर हम एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर सकते हैं। थैंक यू।